सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। अभी हाल ही में श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान जिसको कहते हैं मित्र विभूषण, अभी इससे किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को, जो कि भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं और संगीतकार हैं, कंपोजर हैं। और अभी उन्हीं को श्रीलंका का ये जो सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जिसे मित्र विभूषण कहते हैं, उससे इनको सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें संगीत और भारत श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनको दिया गया है। अच्छा, एक और पॉइंट आप नोट करना, अभी पिछले महीने की बात है, श्रीलंका के जाफना शहर में जो ये डॉक्टर एल सुब्रमण्यम है, इनके पिता और इनके गुरु थे प्रोफेसर वी लक्ष्मी नारायण। तो उन्हीं के सम्मान में एक सड़क का नाम भी उनके नाम पे रखा गया, वायलिन वादक लक्ष्मी नारायण रोड, ये उस सड़क का नाम रखा गया है श्रीलंका में। तो डॉक्टर एल सुब्रमण्यम की हमने यहाँ पर बात की है, जिनको भी श्रीलंका का ये सर्वोच्च राजकीय सम्मान मिला। वैसे भारत में अगर बात करें तो तीनों जो पद्म पुरस्कार हैं वो इनको मिल चुके हैं। पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण पिछले साल 2025 में इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। बाकी अवार्ड वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको पहले रिवाइज कराऊं तो एबेल पुरस्कार 2026 ये दिया गया था जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ को, ग्रेड फॉल्टिंग उनको कहते हैं। रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था अमोल पालेकर को। 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला आर वेरामुथु को, तमिल भाषा के लेखक है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 दिया गया रूबल नागी को। और साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बात करें 2025 के लिए जो दिए गए, उसमें हिंदी भाषा का दिया गया ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी का नवतेज सरना को दिया गया उनके नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। राजस्थानी का जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया उनके कहानी संग्रह भारखमा के लिए। और 2026 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया वीणा वादक जयंती कुमार रेश को। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार नरेंद्र जी को दिया गया, भरतनाट्यम कलाकार है। और सरस्वती सम्मान 2025 किसे दिया गया? राम कुमार मुखोपाध्याय को, बांग्ला लेखक है, उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए, जो कि एक बांग्ला उपन्यास है। ठीक है, अब आज जो हमने बात करी है वो श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो अभी डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को दिया गया। तो एक बार श्रीलंका के बारे में जानकारी ले लेते हैं, रिवाइज करते हैं। ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो, उसकी कैपिटल की बात करें तो कमर्शियल कैपिटल कोलंबो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होती है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी श्रीलंकन रुपी होती है, प्रेसिडेंट है अनुराग कुमारा दिसानायक है, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया हैं। भारत और अमेरिका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास होता है, स्लाइनेक्स होता है, दोस्ती अभ्यास भी होता है, लेकिन दोस्ती में भारत श्रीलंका के साथ मालदीव भी होता है। वैसे आप यहाँ मैप में देखोगे ना तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये पाक जल डमरू मध्य आपको नजर आएगा, पाक स्ट्रेट इसको बोलते हैं। और वैसे मैं आपको याद दिला दूं, ये जो श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है ना, मित्र विभूषण, ये कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था। और यहीं पे पोसान पोया महोत्सव मनाया गया था, वैसाख पोया महोत्सव मनाया गया था। एक ये पॉइंट ध्यान रखना, श्रीलंका में एक तूफान आया था दितवाह नाम से, साइक्लोन आया था, बहुत तबाही मचाई थी। तो हमने यहाँ पे मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, इतने पॉइंट्स ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में किसी एक व्यक्ति का निधन हो गया, वे त्रिपुरा और बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, उनका नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा DY पाटिल। तो अभी त्रिपुरा और बिहार के पूर्व राज्यपाल और प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर ज्ञानदेव यशवंत राव यानी कि DY पाटिल का अभी 90 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र में निधन हो गया। तो DY पाटिल कौन थे? वे एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनके बड़े योगदान के कारण लोग उन्हें दादा या शिक्षण महर्षि के नाम से जानते थे। त्रिपुरा और बिहार के वो राज्यपाल रह चुके थे और उन्होंने 1983 में DY पाटिल ग्रुप की स्थापना की थी। आज ये ग्रुप पूरे भारत में 182 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थान, 7 विश्वविद्यालय और कई बड़े अस्पतालों का संचालन कर रहा है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी के लिए 1991 में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। ठीक है, त्रिपुरा और बिहार के वो राज्यपाल भी रह चुके हैं। DY पाटिल नाम है। बाकी निधन हो गया तो निधन से संबंधित कुछ प्रश्न आपको रिवाइज कराएं। तो अभी फ्रांसवा एंगलर्ट बेल्जियम के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। हिग्स बोसोन का सिद्धांत उन्होंने दिया था, जिसके लिए 2013 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का उनको। मशहूर पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन हो गया।
वे छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी की प्रसिद्ध कलाकार थी, निधन हो गया। भारत के प्रसिद्ध अभियंता गिरीश भारद्वाज का निधन हो गया, वे कर्नाटक से थे और ब्रिज मैन ऑफ इंडिया और सेतु बंधु के नाम से उनको जाना जाता था। उसके अलावा हाँ, उनको 2017 में पद्मश्री का सम्मान भी मिला था। अभी प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी का निधन हो गया, आंध्र प्रदेश से थी, लोग उन्हें प्यार से जानकी अम्मा या दक्षिण भारत की कोकिला कहते थे। 2013 में उनको भी पद्म भूषण दिया गया था, पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। अभी कतर के पूर्व अमीर यानी कि शासक शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया, उन्हें आधुनिक कतर का निर्माता माना जाता है। तो ये सभी व्यक्ति थे जिनका अभी निधन हो गया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जुग जुग जियो अभियान, इसकी शुरुआत अभी किस मंत्रालय ने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय। तो अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने ही अभी 3 अगस्त को 16वें भारतीय अंगदान दिवस के मौके पर ये जुग जुग जियो अभियान शुरू किया है। 3 अगस्त को आपको बताया हमने राष्ट्र अंगदान दिवस के रूप में मनाया था, तो उसी मौके पर इसको शुरू किया गया। तो इस अभियान की अगर बात करें तो 1 साल तक चलने वाला एक राष्ट्र जागरूकता अभियान है। इसका उद्देश्य है लोगों को मृत्यु के बाद अपने अंगदान ऑर्गन डोनेशन करने के लिए प्रेरित करना और अंगदान को जन आंदोलन बनाना। तो इसके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। गांव और शहर दोनों जगह लोगों को अंगदान के बारे में सही जानकारी दी जाएगी। अंगदान से जुड़ी हुई जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी भ्रांतियां हैं, उनको दूर किया जाएगा और अंगदाताओं को सम्मानित किया जाएगा। मतलब जिन लोगों ने अपने अंगदान किए उनके परिवारों को इस नेक काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। और आसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, आप घर बैठे ऑनलाइन अंगदान का संकल्प ले सकते हैं और सारी जो व्यवस्था होगी सब ट्रांसपेरेंट होगी। मतलब आपको या सभी को पता चल जाएगा भाई किस मरीज को पहले अंग मिलना चाहिए, वेटिंग लिस्ट में कौन है, क्या है, जो भी चीज़ें होंगी वो सब ट्रांसपेरेंट होंगी। ठीक है, तो ये है जुग जुग जियो अभियान, अंगदान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आप कह सकते हो ये है। भारत में अगर बात करें अंगदान के मामले में टॉप पर कौन सा राज्य है, तो आपको बताए तमिलनाडु है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम अभी किस संस्था ने लॉन्च किया? तो सही उत्तर होगा आईआईटी हैदराबाद ने। तो अभी आईआईटी हैदराबाद ने अनुज्ञान नाम से एक नया परमाणु प्रौद्योगिकी यानी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है। ये भारत का पहला उद्योग एकेडमी संयुक्त आवासीय कोर्स है, जिसे खास तौर पर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में काम करने वाले इंजीनियरों और प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है। उद्योग एकेडमी मतलब एकेडमिक से मतलब हो गया आपको किताबी ज्ञान भी दिया जाएगा और उद्योग से मतलब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी यहाँ पे दी जाएगी। और रेजिडेंशियल कोर्स है मतलब आईआईटी हैदराबाद के कैंपस में रह करके ही आपको ये कोर्स कराया जाएगा। 3 महीने का कोर्स होगा, पूरी तरह से रेजिडेंशियल कोर्स होगा। और इस कोर्स में या इस कार्यक्रम को क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इन्होंने शुरू किया। तो उद्देश्य क्या है? तो जो भारत है आने वाले सालों में परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ाना चाह रहा है और इसीलिए ऐसे इंजीनियरों, ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार किए जा रहे हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर सके। देखो अभी जो भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता है वो लगभग 8.8 गीगावाट है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है 2047 तक इसे लगभग 100 गीगावाट तक बढ़ाना। तो इतनी बड़ी क्षमता हासिल करने के लिए बड़ी संख्या में हमें स्किल्ड जो प्रशिक्षित विशेषज्ञ हैं उनकी जरूरत भी पड़ने वाली है। तो ये जो अनुज्ञान कार्यक्रम है इसी जरूरत को पूरा करने के लिए शुरू किया है इन्होंने। ठीक है, तो आईआईटी हैदराबाद याद रखना और इस कार्यक्रम का नाम क्या है? अनुज्ञान नाम है। क्या उद्देश्य है उस सब बातें मैंने आपको बता दी है। बाकी कुछ आईआईटी से संबंधित प्रश्न और रिवाइज करवाएं आपको। तो अगर पूछे ना कि भारत का पहला एन जनरेशन या जेनजी थीम वाला डाकघर खोला गया था आईआईटी दिल्ली में पहला, लेकिन अभी 100वां भी खोल दिया गया। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग में। आईआईटी मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया था। उसके अलावा भारत में पहली बार आईआईटी बॉम्बे में ऐसी खास सुविधा शुरू की गई जो हवा और उद्योगों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पकड़कर सुरक्षित तरीके से जमीन के अंदर जमा करेगी। और आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर हैं मनिंदर अग्रवाल, इनको गणित और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए भी रॉयल सोसाइटी का प्रतिष्ठित फेलो चुना गया था। और आरएन सेफ एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस है जिसे आईआईटी भुवनेश्वर ने बनाया है। ये डिवाइस क्या करता है? पीने का जो पानी उसमें आर्सेनिक जैसे जहरीले तत्व का चुटकियों में पता लगा लेता है। और आईआईटी मद्रास ने इंसानी ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत
3D एटलस यानी कि नक्शा जारी किया था जिसका नाम है एंकर। उसके अलावा भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, IIT हैदराबाद में। और रक्षा मंत्रालय नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर विकसित होगा, IIT कानपुर में। वैसे भारत का पहला IIT कौन सा है, तो IIT खड़गपुर है। ठीक है, तो ये सब IIT वाले प्रश्न ध्यान रखना। और आज का प्रश्न क्या था हमारा कि अनुज्ञान नाम से एक नया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण कार्यक्रम ये कहाँ पर शुरू हुआ, तो IIT हैदराबाद में, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में राजौरी की ऐतिहासिक भैरव यात्रा को किस सूची में शामिल किया गया, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की ऐतिहासिक जो भैरव यात्रा है, और अभी इसी को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में अभी शामिल किया गया है। तो इससे इस सदियों पुरानी परंपरा को पूरे देश में आधिकारिक पहचान मिल गई है। भैरव यात्रा की बात करें तो ये यात्रा भगवान शिव के रौद्र अवतार भगवान काल भैरव को समर्पित है। और हर साल होली का जो त्योहार होता है उससे कुछ दिन पहले राजौरी शहर में ये यात्रा निकाली जाती है। ये यात्रा लगभग 7 दिनों तक चलती है। इसमें क्या होता है, एक भक्त बाबा भैरव का रूप धारण करता है और उस भक्त का पूरा जो शरीर है उसको काले रंग से रंग दिया जाता है। उसके हाथ में एक चिमटा होता है और जो भी श्रद्धालु होते हैं उस चिमटे को छू करके आशीर्वाद लेते हैं। उसको बहुत पवित्र माना जाता है। अच्छा, एक बात नोट कर लेना, ये थोड़ी सी गलत फहमी मत रखना कि अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया वो यूनेस्को ने नहीं दिया, वो अभी भारत ने दिया है। ठीक है, और यूनेस्को की जो हम लिस्ट देखते हैं, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कितने भारत से मतलब कितने शामिल हैं, तो 16 हैं अभी। 16वें नंबर की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बनी थी वो कौन सी थी, वो दिवाली थी। अमूर्त का मतलब होता है जिसे हम छू नहीं सकते। एक मूर्त धरोहर होती है, एक अमूर्त धरोहर होती है। ठीक है, तो मूर्त धरोहर वो सारी चीजें हो जाती है जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग हो गई, जैसे कोई किला हो गया, उसे हम टच कर सकते हैं। और अमूर्त मतलब जिसे आप छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हो। जैसे कि त्योहार हो गए, मेले हो गए, डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया। ठीक है, तो ये सब इसमें आता है अमूर्त धरोहर में। बात समझ में आ रही है। और जो अभी भैरव यात्रा है ये जम्मू कश्मीर का है ना, तो जम्मू कश्मीर ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। कैपिटल श्रीनगर होती है, जम्मू भी होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला। और कुछ फेस्टिवल्स अगर पहले मैं आपको रिवाइज कराऊँ यहाँ पे, तो पट उत्सव हो गया, हैरत महोत्सव हो गया, तवी महोत्सव हो गया, कंचोत महोत्सव हो गया, बांगस वैली महोत्सव हो गया, अहरबल महोत्सव हो गया, खीर भवानी मेला हो गया, चिनार बुक फेस्टिवल हो गया, इसका आयोजन हुआ था श्रीनगर में। और पंजत महोत्सव हो गया। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये आपको मिलेगा चिनाब नदी के ऊपर ही। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना यहाँ शुरू हुई थी। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला चौथा भारतीय शहर ये बना कश्मीर। और याद रखना, भारतीय रेलवे का जो प्रस्तावित 69 नंबर का डिवीजन जो मंडल बना था वो जम्मू डिवीजन बना था। दचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क ये सब यहीं पर है। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और रिवाइज करें यहाँ से। तो शीत जल मत्स्य पालन कोल्ड वाटर फिशरीज पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन श्रीनगर में आयोजित किया गया। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आपको मिलेगा श्रीनगर में ही। हमारे जो पशुपालन मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, पंचायती राज मंत्रालय भी वैसे इन्हीं की पास है। और इन्होंने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना को मंजूरी दी थी। उसके अलावा एवरेडी इंडस्ट्रीज, इसने भारत की पहली और एकमात्र अल्कलाइन बैटरी बनाने वाली जम्मू कश्मीर के सांबा जिले मतलब एक फैक्ट्री, ये अल्कलाइन बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री ये कहाँ पर बनाएगा, जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में। भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ये जम्मू में शुरू हुआ। उसके बाद 8वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ये कहाँ पर बनेगा, ये लखनऊ में बनेगा। और जोजिला टनल ये कहाँ पे बन रही है, ये सोनमर्ग जम्मू कश्मीर और द्रास कारगिल लद्दाख में बीच में बन रही है, जिसकी लंबाई होगी 13.153 किलोमीटर। ये श्रीनगर लेह हाईवे यानी कि नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है। ठीक है, तो ये सब बातें आप जम्मू कश्मीर से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में संपत और प्लान स्पेस 2.0 और वेगम प्लेटफॉर्म के जरिए AI आधारित गवर्नेंस पहल को किसने शुरू किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरलम ने। तो अभी केरल सरकार ने सरकारी कामकाज को तेज, पारदर्शी और स्मार्ट बनाने के लिए AI आधारित गवर्नेंस पहल शुरू की है।
तो इसके अंदर हम 3 बातें पढ़ेंगे। एक तो ये प्लान स्पेस 2.0 क्या है, तो ये राज्य की सभी विकास परियोजनाओं जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका एक डिजिटल रजिस्टर होगा। इसे पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से जोड़ा गया है। फायदा क्या होगा, एक ही जगह पर सभी परियोजनाओं की जानकारी मिल जाएगी, जिससे एक ही काम को दोबारा नहीं करना पड़ेगा और समय और पैसे की बचत होगी। तो एक लाइन में अगर आप याद रखोगे, प्लान स्पेस 2.0 क्या है, विकास परियोजनाओं का एक डिजिटल रिकॉर्ड है। उसके अलावा वेगम प्लेटफॉर्म क्या है, तो ये लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया को तेज करने वाला एक डिजिटल सिस्टम है। मतलब पहले क्या होता था, भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है उसमें एक एक 1.5 2 साल लग जाते थे, लेकिन अब इसके आने से जो वर्क फ्लो है वो बढ़ेगा, काम तेजी से होगा और 3 से 4 महीने में जो भूमि अधिग्रहण का काम है वो पूरा हो जाएगा। तो एक लाइन में अगर याद रखोगे तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया इससे तेज होगी। और संपत्ति पोर्टल क्या करेगा, ये सरकारी जमीन और इमारतों का जीआईएस आधारित डिजिटल रजिस्टर होगा। जीआईएस मतलब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें एआई एनालिटिक्स का उपयोग करके ये बताया लगाया जाता है कि किस इमारत या जमीन की मरम्मत या रखरखाव कब करना है। तो ये सरकारी जमीनों और भवनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, तो इन सबको शुरू किया अभी किसने, केरल ने। तो केरल आपको ले चलते हैं, ये रहा मैप में केरला। कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो गई है, मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राज्य के पशु हाथी हो गया, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोन्निकोना, वृक्ष है नारियल का, फल है कटहल, मछली है ग्रीन क्रोमाइड। यहीं पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क मिलेगा, पेरियार नेशनल पार्क है, एर रविकुलम नेशनल पार्क है, अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क है, इडुक्की डैम है पेरियार नदी पर। और क्लासिकल डांस में बात करें, कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम होती है। फेस्टिवल्स में बात करोगे, ओणम हो गया, त्रिशूर पूरम हो गया, टुकल पोंगल हो गया, मकर विलक्कू हो गया, विशु उत्सव हो गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव यहाँ मनाया गया था। ये प्रश्न आया था एग्जाम में, केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है, तो विशु उत्सव। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल को मसालों का बाग कहा जाता है। सबरीमला टेम्पल आपको मिलेगा केरल में ही। बाकी केरल से कुछ और प्रश्न हम रिवाइज करें तो विधायकों के हस्तक्षेप को ट्रैक करने के लिए भी MLAtrack.com वेबसाइट को केरल ने लॉन्च किया था। कोच्चि स्थित भवसागर केंद्र को भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया केरल ने ही। और केरल का शहर है वर्कला। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा चलाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय पहल 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट में इसको शामिल किया गया। भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI विभाग का गठन किया था केरल ने। मेडिकल आर्काइव्स म्यूजियम केरल का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम है। और केरल सरकार ने सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो नाम से एक नई पहल शुरू की। भारत का पहला न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन सिस्टम हॉक को लॉन्च किया केरल ने ही। महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए प्रियदर्शनी योजना शुरू की केरल ने। साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड से निपटने के लिए आरबीआई ने आरबीआई रिलेथॉन 2026 को लॉन्च किया केरल में। ST/SC महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षायणी योजना को यहाँ पर शुरू किया गया। और केरल के अंतरिक्ष स्टार्टअप है हेक्स20, इसने अपना दूसरा सैटेलाइट कोयो को अभी सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तो ये सारी बातें केरल से ध्यान में रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 ये कब मनाया गया, तो 7 अगस्त को मनाते हैं हम ये नेशनल हैंडलूम डे के रूप में, अंग्रेजी में आप इसको बोलोगे। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य है भारत के हथकरघा बुनकरों यानी कि हैंडलूम वीवर्स को सम्मान देना, उनकी कला व मेहनत को लोगों तक पहुंचाना। हथकरघा क्या होता है, तो हथकरघा यानी कि एक ऐसा करघा यानी कि लूम जिससे मशीन की बजाय हाथों से चलाकर यहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है। तो भारत में हजारों सालों से बुनकर जो हैं हाथों से ही सुंदर कपड़े और साड़ियाँ बनाते आ रहे हैं। अच्छा, 7 अगस्त को क्यों मनाते हैं, बात यह है। तो 7 अगस्त 1905 को भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था और इसी दौरान भारतीयों ने विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया और देश में बने कपड़े यानी कि स्वदेशी वस्त्र अपनाने का संकल्प लिया था। तो इससे भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो यही कारण है कि हम 7 अगस्त को दिवस मनाते हैं। भारत सरकार ने कब 2015 में पहली बार 7 अगस्त को ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया था। अच्छा, पूछे पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब और कहाँ पे मनाया गया, हमने कहा 2015 में। कहाँ, चेन्नई तमिलनाडु में मनाया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे से सारी बातें हमने देख ली है। और अभी तक आप देखोगे कि कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं अगस्त में।
तो देखो फिर, एक तो 1 अगस्त को हमने राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस मनाया, 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया, 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे मनाया, 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे और 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के रूप में मनाया। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारत का बेस्ट नॉन कंटेनर पोर्ट 2026 का पुरस्कार किस पोर्ट को दिया गया? तो आंसर होगा दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी को। तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो कांडला में है, और इसी को इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 में बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इसे दिया गया नॉन कंटेनराइज्ड कैटेगरी में, और ये सम्मान उसे बेहतरीन और तेज कार्गो संचालन के दिया गया है। तो दीनदयाल पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले के कांडला में है, और ये कच्छ की खाड़ी में बना भारत का प्रमुख प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। भारत के जो 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, मेजर पोर्ट्स हैं, उन्हीं में ये एक शामिल है। अच्छा, कंटेनर पोर्ट क्या होता है? सॉरी, नॉन कंटेनर पोर्ट का मतलब क्या होता है? तो जिस पोर्ट पर, जिस बंदरगाह पर सामान कंटेनर में नहीं आते, कंटेनर बड़े बड़े आपने देखे होंगे, शिप में लदे होते हैं कंटेनर, तो उन कंटेनर में नहीं आते, बल्कि सीधे खुले या तरल रूप में इनको लाया जाता है। तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में इनको लाया जाता है। तो ऐसे पोर्ट्स को कहा जाता है नॉन कंटेनर पोर्ट, मतलब यहाँ पे वो कंटेनरों में सामान नहीं आता है, या तो खुले तौर पे आता है या लिक्विड की फॉर्म में आता है, वो बंद लोहे के कंटेनरों में नहीं आता। तो यहाँ पे हम देखेंगे दीनदयाल पोर्ट ने एक ही दिन में 7,83,816 मैट्रिक टन कार्गो संभाल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो ये लाइन जरूर याद रखना कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी अभी इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 में इसको बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज्ड का पुरस्कार इसको दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे पोर्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट, पहले पोर्ट्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे वदावन पोर्ट, ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पालघर जिले में, जिसका नींव रखा था पीएम मोदी ने। चाबहार पोर्ट ये ईरान में है, और इसमें जो शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है, भारत ने उसको लीज पे ले रखा है 10 सालों के लिए। सितवे पोर्ट म्यांमार में है, कांके संतुराई पोर्ट श्रीलंका में, पारादीप पोर्ट उड़ीसा, दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया, हाइफा पोर्ट इजराइल, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जो शुरू हुई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे, मोंगला पोर्ट बांग्लादेश, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में चीन ने बनाया, विजिंगम पोर्ट ये केरल में है और भारत का पहला पूर्ण रूप से विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ये। उसके अलावा मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में आपको मिलेगा, भारत ऑपरेट करेगा। दुक्कम पोर्ट, अच्छा नहीं, मोंगला पोर्ट में ये अपडेट हुआ, भारत ऑपरेट करने वाला था, लेकिन अब भारत नहीं कर रहा है, अब चीन ऑपरेट कर रहा है इसको। बाकी दुक्कम पोर्ट मिलेगा ओमान में। कांडला पोर्ट हमने देखा गुजरात में, जिसका नया नाम दीनदयाल पोर्ट है। गोपालपुर पोर्ट उड़ीसा में, मुद्रा पोर्ट गुजरात, हजीरा पोर्ट गुजरात, धामरा पोर्ट उड़ीसा में है। साबांग बंदरगाह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। ये सारे पोर्ट किसी न किसी कारण से न्यूज में थे, तो ध्यान में रखना, मैंने एक साथ आपको रिवाइज करवाए। अच्छा, पोर्ट से 2-4 प्रश्न और देखो आप। जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया था। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 अभी जारी किया वर्ल्ड बैंक ने, और इसमें बताया कि भारत का सबसे अच्छा कंटेनर पोर्ट ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि पूरी दुनिया में 22वें स्थान पर है। पूरी दुनिया में टॉप पर है चाइना का फुजाऊ पोर्ट। और कामराजार पोर्ट, जिसे पहले एन्नोर पोर्ट के नाम से जानते थे, चेन्नई तमिलनाडु में है। अभी इस पोर्ट की समुद्र में गहराई यानी कि ऑपरेशनल ड्राफ्ट बढ़ाकर के 18 मीटर कर दी गई है, और 18 मीटर ड्राफ्ट वाला ये भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया, जबकि पहला विशाखापत्तनम पोर्ट है। ठीक है, तो बंदरगाहों से संबंधित, पोर्ट से संबंधित ये सारे प्रश्न हमने रिवाइज कर लिए। यहाँ पे अगला प्रश्न हम देखते हैं अब। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट अभी किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा अलका नांगिया अरोड़ा को। तो सिंपल सा याद रखना है, वन लाइनर में, अलका नांगिया अरोड़ा रक्षा लेखा महानियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, इनको बना दिया गया है। रक्षा लेखा महानियंत्रक का जो ये पद होता है, ये रक्षा मंत्रालय के वित्त और लेखा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। मतलब रक्षा मंत्रालय में सारे पैसे का हिसाब किताब देखता है ये। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आपसे पूछ लूं कि भारत के वर्तमान में लेखा महानियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, वो कौन है? ये पिछले साल ही नई बनी थी, नाम है TCA कल्याणी। ठीक है, तो उनका नाम जरूर याद रखना। अच्छा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अगर मैं पूछ लूँ कैग, तो अब इसका उत्तर आप लोग करना, कैग कौन है हमारे। बाकी कुछ नियुक्तियां मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक बने अमित गर्ग,
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हरजीत सिंह ग्रेवाल। नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन बने। आईआरसीटीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार मिला था राहुल हिमालयन को। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव बने नरेश पाल गंगवार। इन्फोसिस के जो एमडी सीईओ होंगे अगले आशीष डैश होंगे, जो कि सलील पारिक का स्थान लेंगे। पीएम मोदी ने परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की। इसके अध्यक्ष होंगे नंदन नीलेकणी। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट 2026 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो सही उत्तर जाएगा नई दिल्ली में। तो अभी 5 अगस्त को ही नई दिल्ली में वस्त्र मंत्रालय ने जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य है भारत के जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाले हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को देश और विदेश में ज़्यादा पहचान दिलाना, उनकी बिक्री बढ़ाना। इसका आयोजन किया वस्त्र मंत्रालय ने। अच्छा, हमारे वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। तो इस समिट का उद्देश्य क्या था? जीआई टैग वाले भारतीय पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना। और इस सम्मेलन में डिजिटल हैंडलूम एटलस शुरू किया गया, जिससे भारत के हथकरघा केंद्रों और उत्पादों की जानकारी डिजिटल रूप से आसानी से मिल जाए। जीआई टैग हम पढ़ते ही रहते हैं, क्या होता है? ऐसे उत्पादों को दिया जाता है ये जीआई टैग जिसकी विशेष पहचान किसी खास क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, तो उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी नकल को रोकने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। अब समिट वाला ये प्रश्न है, तो कुछ सम्मेलन, कुछ समिट्स हम रिवाइज करते हैं। अभी पूर्वोत्तर परिषद का 73वां पूर्ण सत्र हुआ था शिलोंग, मेघालय में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 2 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया चंडीगढ़ में। सैपलिंग डायलॉग का आयोजन अहमदाबाद में हुआ। विश्व फार्माकोपिया की 16वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई ब्राजील में। दूसरा पैक्स सिलिका समिट हुआ वॉशिंगटन डीसी में। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन हुआ नई दिल्ली के पूसा परिसर में। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ जयपुर, राजस्थान में। 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। एआई गवर्नेंस पर पहला यूएन ग्लोबल डायलॉग का आयोजन हुआ जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 29वीं बैठक हुई कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। भारतीय वन्यजीव संस्थान की अभी 28वीं सोसाइटी बैठक हुई कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। तीसरा भारत टैक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। और भारत पहली बार 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक राजस्थान के जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। भारत ने पहली बार कहां पर? जोधपुर, राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखनी है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करना, सपोर्ट जरूर करना। बाकी डेली इनकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिल जाती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान को शुरू किया। इसकी अवधि कितनी है? 100 सप्ताह तक चलेगा। रोटर क्लैप थर्ड जो अभ्यास है, इसका आयोजन किया भारतीय वायुसेना ने। फिर पूछा, कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी किसे बनाया गया? एएस राजीव को। फिर एक बुक हमने पढ़ी थी, ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया, हाउ डिप्लोमेसी मेड कंजर्वेशन बिग मिशन पॉसिबल। किसने लिखा है इस बुक को? प्रशांत अग्रवाल ने लिखा है। गृह सचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया, नाम बताओ? गोविंद मोहन। वैसे हमारे जो कैबिनेट सचिव हैं टीवी सोमनाथन का भी कार्यकाल बढ़ा दिया। 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक अभी कहाँ पर हुई? भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुई है। और 2 डे फ्रांस फेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, नाम है हर्षिता जाखड़। ये राजस्थान की रहने वाली है, भारतीय महिला साइकिलिस्ट हैं ये। प्रशांत महासागर में स्थित नौरू देश का नया नाम क्या हो गया? नाउएरो गणराज्य। और 306 साल पुराने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर 18 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर बन गए, कौन? नाथन थॉमस इनका नाम है। हिरोशिमा दिवस हमने मनाया 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को नागासाकी डे होता है। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था, भारत में कहाँ स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये शुरू हुआ? तो आंसर होगा तमिलनाडु। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।